हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है चैलेंजेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज इंग्लिश मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो क्वेश्चन चल रहा था ऑब्जेक्टिव, उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। जल्दी से हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते और टॉपिक पे आते हैं। और हम लोग क्वेश्चन देख के सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो भी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम तो सुने ही थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता, तो चलो इस पे हम विचार करते हैं ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम दो तरफ, मतलब दो आवेश लेते थे इक्वल मैग्नीट्यूड का, अनलाइक चार्जेस। मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन दोनों पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे निगेटिव चार्ज हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। और बीच की जो लेंथ है ना वो बहुत ही छोटा हो, जिसको हम ए या 12 से रिप्रेजेंट करते थे, है ना, ये आपको पता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। इसके कारण से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर, मतलब इस डाइपोल से एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस पे, बहुत लंबे डिस्टेंस पे, मान लो इसके मिड से बहुत लंबे आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, लिखा भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस आर है, ठीक है, उस आर डिस्टेंस पे ये जो पोटेंशियल है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, बहुत लंबी डिस्टेंस है आर, उस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने, शायद आपको याद हो, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन, दो कंडीशन था। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो फॉर्मूला थी वो 1/4πε0 इंटू पी बाई आर स्क्वायर होता था। ये एक्सियल पोजीशन पे था, आपको ध्यान होगा, पक्का आपको ध्यान होगा, एक्सियल पोजीशन। और इसकी एक हम इक्वाटोरियल पोजीशन करते थे जिसमें पोटेंशियल इसका जीरो आता था, है ना। इक्वाटोरियल पोटेंशियल पे जीरो आता था, इक्वाटोरियल, एक मिनट, इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है, जीरो आता था। तो आप इक्वाटोरियल की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट जीरो आ जाती है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल पता नहीं चलेगा, यहाँ से चलेगा। और आपके पास ऑप्शन है आर, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब। तो आप देख सकते हो यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी भी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/r स्क्वायर का वो प्रोपोर्शनल है। तो आंसर होगा 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। आगे का जो क्वेश्चन है, आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। जो भी आपने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किया था, कितना नंबर पे वो क्वेश्चन रुका होगा, उसके बाद का आप नंबर कर देना है, नंबरिंग आपका काम है। फिलहाल हम यहाँ पे एक नंबर देते हैं। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। दूसरे क्वेश्चंस में हम लोग चले। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, छठ का माहौल है, दिवाली हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। फिलहाल मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का कम से कम संख्या, कम से कम संख्या 2 माइक्रोफेराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड विल बी। मतलब ये क्वेश्चंस क्या है ना, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड, मतलब जितने भी कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफेराड के, हर कैपेसिटर का अपना 2 माइक्रोफेराड उसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। और आपको करना क्या है, इन सब को आपस में जोड़ने की दो कंडीशन है आपके पास, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो ग्रुपिंग कर सकते हो आप। इन दोनों ग्रुपिंग को करने के बाद आपको 5 माइक्रोफेराड का रिजल्ट मिलना चाहिए, 5 माइक्रोफेराड। तो आपको बताना है कि कम से कम कितना कैपेसिटर आपको 2 माइक्रोफेराड का लेना है। सिंपल सा बात है, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करें, है ना, सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें बाबू, तो ये होता है फॉर्मूला, है ना, सीरीज में ऐसे 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग का बात करें, पैरेलल ग्रुपिंग का बात करें तो इसकी फॉर्मूला होती थी C1 प्लस C2, ठीक है, जबकि रजिस्टेंस में ये थ्योरी उल्टा ही होता है।
तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे Cp बराबर C1 प्लस C2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो यही देगा, ये तो छोटा देगा, ये तो छोटा करेगा रिजल्ट को। तो हमको 5 माइक्रोफैराड के लिए जल्दी लाने के लिए कम से कम मिनिमम कह रहा है, कम से कम, तो कम से कम का मतलब कम से कम यूज करना है और मैक्सिमम वैल्यू आ जाना है, तो वो हम पैरेलल ग्रुपिंग ही कर सकते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग है और 5 माइक्रोफैराड लाना है और एक है 2 माइक्रोफैराड का, अगर 2 लेंगे तो 4 माइक्रोफैराड का आएगा, तो मुझे और ज्यादा लेना होगा, कम से कम 3 तो लेना ही होगा, है ना, तब 5 माइक्रोफैराड उससे ज्यादा भी आ जाएगा, यानी हमको 3 रेजिस्टेंस का यूज करना होगा, तब ना इस फॉर्मूला के अनुसार 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएगा, मुझे 5 ही चाहिए, 6 हो जाएगा, यानी कि मुझे 3 कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले आगे बढ़े, चलिए कोलंबियन फोर्स, कोलंबियन फोर्स, ठीक है, कोलंबियन, कोलंबियन फोर्स जिसको हम लोग कूलम्ब फोर्स भी सिर्फ बोल सकते हैं और फिर हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो कोलंबियन फोर्स है वो कैसा फोर्स है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये है और सेंट्रल फोर्स भी है, ये सेंट्रल फोर्स है, इसके सेंटर से मतलब होता है 2 4 सेंटर के कारण से वो रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आंसर दोनों होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी और सेंट्रल फोर्स भी, तो बोथ ए एंड बी। ये अगला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अगर देखा जाए, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट, देखा जाए तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये आपको तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, है ना, तीसरा, और तीसरा के बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जिस्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बताइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन इधर है तो उसके परपेंडिकुलर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाईजेड प्लेन में होगा। अगर एक्स एक्सिस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वाईजेड प्लेन में आपका इक्विपोटेंशियल होगा, अगर वाई एक्सिस के तरफ होता तो एक्सजेड प्लेन, मतलब जो एक्सिस का बात हो रहा है उसको छोड़ के जो एक्सिस बच गया उससे वो प्लेन बना लो, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो वाईजेड प्लेन, है ना, तो अगर वाई एक्सिस कहता तो जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन, और अगर जेड एक्सिस कहता तो एक्स वाई प्लेन, है ना। तो इस तरह से ये अगला क्वेश्चन हो गया 4 नंबर, स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में चले तो क्वेश्चन है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। तो देखो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1 ESU का मतलब होता है ना, ठीक है, 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9, ये क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU में है, मतलब ESU भी एक यूनिट है चार्ज का, जैसे चार्ज का एक यूनिट है कूलम्ब, SI यूनिट चार्ज का कूलम्ब है, और CGS यूनिट ESU है जिसको स्टैट कूलम्ब के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और वो होता है 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9, कहीं कहीं ये वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 भी आपको लिखा हो सकता है, फिलहाल यहाँ पे ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में चले, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज कांस्टेंट फॉर द आइसोलेटेड कंडक्टर, कौन सा रेशियो इसमें का 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रेशियो है जो कांस्टेंट है। तो टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज एडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज स्क्वायर बाय पोटेंशियल, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो थ्योरी आपने पढ़ा था, किसी कंडक्टर को हम जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देंगे उसकी पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज करेगी, मतलब चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और यहीं पे एक कांस्टेंट आया था, यहीं पे एक कांस्टेंट आया था Q इक्वल टू, इस इक्वल में बदलने के बाद एक कांस्टेंट दिया था जिसका नाम C था, और C कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू Q बाई V, जहां Q जो है वो आपका चार्ज हो गया, अगर टोटल चार्ज की बात करें चार्ज ना लिख के टोटल चार्ज लिख दें और नीचे उसकी पोटेंशियल लिख दें, V इज अ पोटेंशियल नॉट अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल इक्वल टू अ कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि C यहाँ पे कांस्टेंट है,
प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए। तो यहाँ टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल कैपेसिटेंस होता है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब आंसर होगा टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, स्क्रीनशॉट लेते जाए आप, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले, देन आप आगे बढ़े, है ना। 6 क्वेश्चन नंबर 7, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू कितना ESU, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 कूलम चार्ज इक्वल टू जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU होता है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁹ ESU, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आसान है ये क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस हैव मैग्नीट्यूड इतना इतना। मतलब क्या है ना, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बना है मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्ज, बना है किससे, तो 2 अपोजिट चार्ज जो सेम मैग्नीट्यूड का है, एक ये वाली चार्ज और एक ये वाली चार्ज। मतलब कि ये बना है, थोड़ा और नीचे लिखा मैं इसे, प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम और प्लस 3.2 इंटू, सॉरी प्लस नहीं, अब यहाँ माइनस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 2 चार्ज से मिलकर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार हुआ। ठीक है, अच्छा, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, और इतना डिस्टेंस से ये सेपरेट है, मतलब दूर है, इतना डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ और यहाँ जो चार्ज है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, आपको पता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है Q × A, यानी एक चार्ज और इसके बीच की डिस्टेंस। Q × A ना लिख के Q × 2L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, चार्ज जो है वो है 3.2 × 10⁻⁻19 और A जो है A जो है वो बीच का डिस्टेंस है वो है 2.4 × 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व करना और आंसर देना है, आंसर देने का काम आपका। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, हम आपको 15 सेकंड का टाइम देते हैं और 15 सेकंड में जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तब तक हम वेट करते हैं तुम्हारे आंसर का। ABCD में से आंसर तुमको देना है, मल्टीप्लाई करो, आंसर जल्दी से डालो, जल्दी से। अब कॉपी कलम नहीं लिया होगा तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पढ़ने बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन, कॉपी और कलम को हमेशा खोल के रखें। जल्दी से मुझे आप आंसर बताएं, जल्द से जल्द। चलिए वेट करते हैं, आपका टाइम कब का शुरू हो चुका है और समय जल्द ही खत्म होगा, जल्दी बताइए कितना मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद है आंसर कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। बताइए जल्दी, चलिए अब टाइम ओवर होने वाला है और फाइनली टाइम ओवर हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻19 और 10⁻10, इन दोनों को मिला के हमने बनाया 10⁻⁻9, है ना। अच्छा, एक कूलम है और सारे कूलम में है, डिस्टेंस जो है वो मीटर में, तो रिजल्ट आ गया 10⁻, तो 29 आ जाएगा ना, सॉरी -19 है, मैंने 9 पढ़ लिया, -19 -10 -29 -29 दो जगह ऑप्शन है, नहीं तो ऐसा ही आंसर मारते। अब 3.2 में 2.4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 32 में मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 24, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8, 4 दू 6, 6 1 7, और डेसिमल है 2 अंक के बाद, तो हम यहाँ देते 7.68 इंटू 10⁻⁻18 कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस तो कूलम मीटर, ये आंसर हो जाएगा कूलम मीटर। तो ऑप्शन आप देखिए कूलम मीटर, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ऐसे नहीं होना चाहिए, कैपिटल सी होना चाहिए हर जगह पे, क्योंकि ऐसा ही कूलम को कभी भी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा डिस्टेंस हाइफन भी नहीं देना चाहिए। तो ये कूलम मीटर 7.68 इंटू 10⁻⁻19 भी। अब आप देखिए आप में से किसका किसका आंसर सही है, उनके चेहरे पे डेफिनेटली मुस्कुराहट होगा। तो इसी तरह से यही मुस्कुराहट आपका हमेशा बना रहे, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पे तो क्वेश्चंस थे, आप आंसर बता दिए, आंसर गलत भी हो गया,
कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा अफसोस लगा कि ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर ऐसा होगा आपको बहुत समस्या होने वाला है। आप जिंदगी भर के लिए आपका रिजल्ट जो है वो बेकार हो जाएगा और आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। तो इसीलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, मेहनत कीजिए, रिजल्ट बेहतर दीजिए। ठीक है, चलिए ये क्या कितना क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन तक तो आ गए थे, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। हाँ, मजेदार चीज है। 9वां क्वेश्चन नंबर 9, the intensity of electric field at any point on the surface of a charged conductor is। देखिए चार्ज्ड कंडक्टर, अगर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है जो कि चार्ज्ड है, चार्ज्ड कंडक्टर, तो चार्ज्ड कंडक्टर से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये याद रखिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब खुद की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा बात है, आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है। 1 मिनट 9, आप स्क्रीनशॉट लेना, पहले हम इसका नंबरिंग जो है वो कर दें। ठीक है, 9 नंबर, चलिए ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, मिस ना करें, पूरा देखें वीडियो और शेयर करें दूसरे लोगों के पास भी। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन अ रीजन ऑफ अ कांस्टेंट पोटेंशियल the electric field is uniform, the electric field is 0, there can be no charge inside the region, both B and C are correct। ठीक है, देखिए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, सिंपल सा बात है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल को अगर हम कांस्टेंट कर ले तो क्या होगा इसमें से ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये भी हाँ ये हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट है इसका मतलब चार्ज बढ़ नहीं रहा है, चार्ज फिक्स है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज के लिए Q/R, और ये जो Q है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी चेंज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज न हो, ये हो सकता है। ठीक है, चार्ज ना हो जिसके कारण से, तो आंसर बी और सी दोनों होगा, ये और ये, यानी आंसर ऑप्शन डी। ठीक, क्योंकि चार्ज अगर ना हो तो भी पोटेंशियल जो है वो हो सकता है, फिक्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, वन मेटालिक स्फेयर, एक मेटल स्फेयर है, स्फेयर ए, एक हम स्फेयर बना लेते हैं जिसका नाम जो है वो है स्फेयर ए। गिवन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फेयर, आइडेंटिकल मतलब इसी के जैसा दूसरा एक मेटल है, आइडेंटिकल मतलब सेम इसी के जैसा, स्फेयर बी। ठीक, ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एकदम सेम इसी के तरह, मास भी सेम, ए एज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, हाँ जितना इस पे प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा दिखने वाला है, दोनों का मास भी सेम है, बट अंतर क्या है कि दोनों पे मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्ज का, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मासेज ऑफ स्फीयर्स ए एंड बी स्टिल रिमेन्स इक्वल, तो बोला जा रहा है कि क्या मतलब कि दो स्फीयर आपके पास ए और बी, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, तो क्या दोनों के मास पहले इक्वल थे, चार्ज होने के बाद भी दोनों के मास इक्वल होंगे, या ए का मास बढ़ जाएगा या बी का मास बढ़ जाएगा, इसका मास घट जाएगा इसका मास घट जाएगा, क्या होगा, इन चीजों पे बात करें। देखो एक चीज बताते हैं, बहुत सिंपल है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बताते हैं। कभी भी तुम किसी बॉडी को जब चार्ज करते हो तो चार्ज कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो मान लो इसके अंदर से तुम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो कहीं भी, मान लो इसको दे रहे हो या कहीं और दूसरे किसी को दे रहे हो, और ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, चाहे वो इससे ले या कहीं से भी ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन ये अपना रिलीज कर रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है,
तो इसमें से पार्टिकल कम हो रहे हैं, तो पार्टिकल जब कम हो रहे हैं तो इसका मास जो है वो डिक्रीज तो करना है, क्योंकि पार्टिकल से ही तो मास है, हर पार्टिकल की अपनी अपनी मास है, और पार्टिकल निकल के दूसरे में जा रहा है तभी, क्योंकि जो देने वाला होता है, जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वही तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी मास डिक्रीज करेगी, और इसकी जो मास है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, भले ये निगेटिव चार्ज है लेकिन पार्टिकल ले रहा है ना, तो इसकी जो, एक मिनट क्या आ गया ये, तो इसकी जो मास है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, मास ऑफ ए इंक्रीजेज, नहीं, क्योंकि ए की मास डिक्रीज करेगी। मास ऑफ बी डिक्रीजेज, नहीं, बी की मास इंक्रीज करेगी, लिख रहा है डिक्रीज। मास ऑफ बी इंक्रीजेज, हाँ, बी की मास इंक्रीज करेगी, तो ये, और यहाँ लिख रहा था कि ए और बी दोनों का मास सेम रहेगा, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, आंसर ये। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लें, केमा क्वेश्चन है ये, 10 था ना ये क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, नहीं ये 11 तो था ही, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, आपके पास 4 फिगर है, अलग अलग शेप का फिगर है, तो आपको, और लेकिन हाँ कंडीशन क्या है, S1 S2 S3 S4 ऐसे 4 सरफेस है, कोई सिलिंड्रिकल है, कोई स्फेरिकल है, कोई अलग अलग शेप में है, लेकिन चार्ज सब पे सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो आपको बनाना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, विल बी द लार्जेस्ट थ्रू S4, मतलब सबसे ज्यादा S4 का होगा, या सबसे छोटा S3 का होगा, या फिर विल बी द सेम S2 S3 बट स्मॉलेस्ट S4, मतलब कि S2 और S3 का सेम रहेगा लेकिन S4 का छोटा रहेगा, या विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर्स, या सभी का फ्लक्स बराबर होगा। आंसर थोड़ा आप लोग देखिए तो आप अंदाजा लगाइए इसका आंसर, और आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए, तो कौन सा आंसर हो सकता है, देखते हैं आपका सही है, तुक्का ही मार लीजिए, देखते हैं सही क्या है, जल्दी से आंसर, क्या चारों फिगर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा या अलग अलग होगा, जल्दी से आंसर डालिए, 5 सेकंड में आप आंसर डालिए, देखते हैं किसका सही हो पाता है। 5 4 3 2 1, खत्म, टाइम ओवर। देखिए आंसर विल बी द सेम थ्रू द ऑल फिगर्स, क्यों, आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ा था, है ना, और गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता था वो होता था 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज, है ना, और फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, हम इसको हाई ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि ये जो फ्लक्स है ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फ्लक्स डिपेंड किया टोटल चार्ज पे, तो अगर चारों फिगर में चार्ज सेम है, अब चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा भी रहे, अगर चार्ज सेम है तो डेफिनेटली उसके फ्लक्स भी सेम होंगे, तो इसीलिए चारों फिगर में चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी सेम विल बी द सेम थ्रू ऑल फिगर्स, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला 13, ठीक, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजिशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इक्वाटोरियल पोजीशन पे क्या हो, है ना, इक्वाटोरियल पोजीशन, तो चलो ये देखते हैं हम लोग, इक्वाटोरियल पोजीशंस, एक्सियल पोजीशंस, इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है, तो ये देखो 1/4πε0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ चलो ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे शुरुआत में ही हमने करवाया था 1/4π, ऐसा क्वेश्चंस आज ही के कुछ कौन सा क्वेश्चन था याद नहीं है, लेकिन वो वाली क्वेश्चंस में हुआ था, ई बराबर 1/4πε0 और P बटा R स्क्वायर, है ना, ये होता है इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, और सॉरी इक्वाटोरियल मैं लिख रहा हूँ, गलती हो गया, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है। अभी तो मैंने बताया था, वो पहला ही क्वेश्चन था जिसमें प्रोपोर्शनल वाला टॉपिक बताया गया था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा यहाँ पे, बात खत्म, ठीक है। चलिए आंसर, अब इसकी एक बड़ी डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीन 14, क्वेश्चन नंबर 14 में चले, ठीक है। इफ प्लस क्यू चार्ज, छोटा सा एक चार्ज है प्लस क्यू, इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड में प्लस क्यू चार्ज,
देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी, तो आपको बताना है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो वही गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट हो टाइम्स हो जाएगा टोटल चार्ज का, टोटल चार्ज प्लस क्यू है, फाइनली रिजल्ट आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू Q/एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15, ये कहाँ गया 15। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 15, 16 और 17। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं। मेटॉलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मेटॉलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज टू पोटेंशियल भी। ठीक है, मेटॉलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज टू पोटेंशियल भी, देन चार्ज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि एक मेटॉलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है। मान लो एक मेटॉलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, और इसकी जो पोटेंशियल है वो भी है। तो बताइए कि चार्ज जो है यहाँ का, अगर यहाँ पे अगर कोई चार्ज है क्यू, तो वो चार्ज किसके किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है कि रेडियस के प्रोपोर्शनल है कि दोनों, पोटेंशियल और रेडियस दोनों के, या नन ऑफ दीज। चलो इस पे विचार करते हैं। देखो तुमने पोटेंशियल की फॉर्मूला पढ़ी है 1/4πε0 Q/R। तो अगर Q की बात करें यहाँ पे कैपिटल Q ना लिख के स्मॉल q लिख देते क्योंकि यही है रिजल्ट Q/R। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर Q की वैल्यू निकाले तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो V इंटू 4πε0 इंटू आर इक्वल टू Q, यही निकल जाएगा। तो बताओ Q, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, तो Q V और R के प्रोपोर्शनल ही तो हो गया, V के भी प्रोपोर्शनल हो गया, R के भी प्रोपोर्शनल हो गया, नहीं इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। तो V के भी प्रोपोर्शनल, R के भी प्रोपोर्शनल, यानी आंसर बोथ A एंड B है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल, किसी मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ, आप ढूंढो, आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। आप 10 सेकंड में आप मुझे ये आंसर देखो, बताओ कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर अ मेटल, मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन आपके पास A B C D है, हम आपको 10 सेकंड का टाइम, ठीक है, जल्दी से जल्दी से, थोड़ा हम जब तक पानी पी ले, आप जल्दी से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए मेटल का, है ना। हो गया आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। अब चलो अब हम लोग देखते हैं जल्दी से कि कौन सा आंसर आपका सही है, आप में से किसका आंसर। तो किसी भी मेटल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो इनफाइनाइट होती है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जो फोर्स एक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितने अमाउंट की होती है। इसमें रिजल्ट है QE, Q/E/E/Q √/QE। ऑप्शन जल्दी से ढूंढिए, 4 में से कौन सा आंसर होगा। आपके सामने ये आंसर आना चाहिए, जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिए, ABCD में से कौन सा आंसर होने वाला है। देखिए किनका किनका सही हो पाता है। और आप लोग थोड़ा सा ना अपना आईडी जो बनाइए, आईडी अपने नाम से बनाया कीजिए, कि कल जो है मतलब हम, आप जब आपका कमेंट पढ़ें तो हम आपका आगे कमेंट पढ़ने वाली भी ऑप्शन आएगी, तो जब मैं आपका कमेंट पढ़ूं तो उस कमेंट में मैं आपको पहचान सकूं, आपका अगर नाम भी मैं बुलाऊं तो बाकी बच्चे आपके क्लास के पहचान सके आपको कि आप कौन है। तो आपके जो अजब तरह का थ्योरी है, कोई बच्चा वो पता नहीं सिकवा शिकायत गिला क्या क्या नाम से आईडी बना लेता है, तो कोई गेमर, तो कोई एडिटिंग, पता नहीं क्या ही नाम होता है। तो आप अपने मेन नाम से बनाया कीजिए, हमेशा पहचान में आना चाहिए आपका। चलिए, तो यहाँ जो है फोर्स आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो E इक्वल टू F/Q, तो F इक्वल टू होता है QE, तो ये रिजल्ट हो जाएगा फोर्स एक्ट ऑन रिजल्ट। अब देखिए आप में से किसका किसका आंसर सही है, सबका ईमानदारी आपके सामने है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, अब ये 17 तक क्वेश्चन हो गया था। अब यहाँ जो क्वेश्चन है 18, 19 और 20, ठीक है, 18, 19 और 20 कितने क्वेश्चन है। चलिए, हु इस्टेब्लिश्ड द फैक्ट ऑफ एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। अब इस थ्योरी को मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ना भी आपके सिलेबस में नहीं,
तो आप याद रखिए कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो कौन एस्टेब्लिश किया था, तो काउंट एलेंस्ड्रो वोल्टा इनका नाम था। तो फिलहाल इस टॉपिक पे ज्यादा विचार करने का नहीं है, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, तो आप बस याद रख लो वो साइंटिस्ट का नाम है। फिलहाल अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर। एप्सिलॉन आर क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी का आपको वैल्यू हर क्वेश्चन कोई ना कोई साल पूछा हुआ है, जैसे देखिए 2021 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी 2021 में। तो आपको बताना है कि 19 का जो आंसर है रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू एयर के लिए कितना होता है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, ऑप्शन आपको ढूंढना है। आप 10 सेकंड में आप आंसर बनाओ, हम वेट कर रहे हैं जल्दी से। ढूंढ लिया, चलो फाइनली आपको आंसर पता चल गया होगा। आंसर आपको याद ही होना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर, आपने तो नहीं दिया है। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो 1 होता है, 1 एयर, ठीक है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट। चलिए अब इसका भी ऑप्शन आप जल्दी से आंसर ढूंढ के बताइए क्या होने वाला है, जल्दी से ये आंसर बताइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए, ABCD में से। चलिए चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यानी सी, है ना, वोल्ट मीटर, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो रिजल्ट वोल्ट मीटर। इसकी एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एसआई यूनिट, एक और होती है और वो होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हो जाएगा मीटर, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन वोल्ट मीटर है, तो आंसर वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आज के लिए क्वेश्चन बहुत हो गया, 21वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, है ना। तो हम लोग सनातन धर्म के अकॉर्डिंग शुद्ध कर लेते हैं 21 तक। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। मतलब कि आपको क्या करना है, किसी ह्यूमन बॉडी है ना, बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, उसमें 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक मिनट, इसको डिलीट करें। देखो तो अब क्या करें, सुनो, 10⁻⁻19 को ऊपर कर दे +19, और 1 को डिवाइड कर दे 1.6 से। चलो यहां करते हैं, एक मिनट, 1 को डिवाइड करते हैं 1.6 से, जस्ट वेट, 1 डिवाइडेड बाई 1.6, रिजल्ट आएगा 0.625, 0.625, 0.625। तो थोड़ा अरेंज करते हैं डेसिमल को, अगर हम आगे कर दे 6.25 तो यहाँ 10⁻18 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 ये स्क्रीन आप लोगों फास्ट एकदम। और अब देखिए, आज फिलहाल हम लोग यहीं पे वीडियो अंत करते हैं, और 21 क्वेश्चंस हमने करवाया, इससे पहले भी पिछले वाले वीडियो में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हुए थे, फिर से आगे भी क्वेश्चंस होते रहेगा। आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्त के पास भेजें, नोट्स जरूर बनाएं, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में भी शेयर करें कि इससे चैनल को भी प्रॉफिट मिले। तो इसी उमंग के साथ पढ़ते रहिए, और छठ पूजा आने वाला है, खूब इंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल।